इस देश में जो वर्ण और जाति के आधार पर व्यवस्था का निर्माण किया गया है, उसको खत्म करके जो लक्ष्य संविधान के द्वारा बताया गया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। व्यवस्था जो गैर बराबरी की है उसे केवल खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि नई व्यवस्था जो भारत के प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए हम ये संगठन खड़ा कर रहे हैं और इसकी वजह से लोग साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कि हम लोग यहाँ जो पढ़े लिखे कर्मचारी लोग आए हैं, उनकी किसी समस्या का समाधान हम लोग नहीं करते हैं, ना उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए, ना उनकी किसी समस्या का समाधान करने के लिए काम करते हैं। वो जिस समाज में पैदा हुए हैं, उस समाज के लोगों की समस्याएं है। वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिस समाज में पैदा हुए हैं, उस समाज की समस्याएं हैं। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, और उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए संगठन बना रहे हैं। हम लोगों का ये यकीन है, हम लोगों का ये विश्वास है, संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर अपेक्षित परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, मैं 19 साल की उम्र से संगठन बनाने के काम में लगा हुआ हूँ, तो बहुत सारे लोग हमको कहते थे कि भाई ये लोग जो है इकट्ठा होते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते थे, अरे ये लोग शाळा भरवतात, मास्तर की करतात, म्हणजे आमच्या प्रशिक्षणाला असं म्हणायचे, शाळा भरवतात, मास्टर की करतात। अब उन लोगों के साथ कोई नहीं है, अब वो लोग इधर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारे महापुरुषों की विचारधारा, उसके कार्यक्रम को लागू करने के लिए संगठित शक्ति निर्माण करने को प्राथमिकता दे रहे थे। बदलाव इंडिविजुअल नहीं होगा, एक आदमी बदलाव नहीं कर सकता, हमारा इस पर यकीन नहीं है। और इसलिए मेरी उम्र 19 साल की थी, तब से अभी मेरी 67 चल रही है, तो लगभग 50 साल हो गए, 48 साल हो गए, 50 साल हो गए। इतना लंबा समय ये संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए मैंने लगाया, और परिणाम था देश में जो 36 स्टेट है, उसमें से 32 राज्यों में, 36 में से 32 राज्य में 625 जिलों में संगठन खड़ा हो गया है। टोटल 769 जिले हैं। अभी केवल बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है वही बाकी है। अब वो लोग भी देखा देखी इकट्ठा हो जाएंगे, उसके लिए कुछ करने की जरूरत होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो हमारा देखेंगे, क्योंकि सोशल, पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हमारी खबरें नहीं छापते थे। अब सोशल मीडिया में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को इधर आना पड़ रहा है, सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है।
तो सोशल मीडिया में सारे दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया, ये सारे दुनिया में मैसेज देने का काम कर रहा है, तो इससे वहाँ के राज्यों में भी हमारा मैसेज पहुँचेगा। जैसे दूसरे लोगों के पास भी आंदोलन का मैसेज पहुँच रहा है। और जितने भी राज्य अधिवेशन को मैं करके आया हूँ, हर जगह लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जितने लोग, बहुत बड़ा, इससे 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हॉल लंबा था, और उतने ही लोग बाहर थे। बिहार में भी इसी तरह से, बंगाल में भी इसी तरह से हो रहे हैं। तो बहुत बड़े पैमाने, पहले मैं अकेला ही लोगों को जगाने का, जोड़ने का काम करता था। अभी सारे देश भर में लोग जगाने का और जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे नए लोगों को जगाने और जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेजी से ये काम बढ़ रहा है, और इतने ज़्यादा तेजी से ये काम बढ़ रहा है, ये बात आप लोग देख रहे हैं कि वो इतने ही लोग उधर बैठे हुए हैं और भी लोगों को जगह ही नहीं बैठने के लिए यहाँ भी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबा समय लगाकर बामसेफ को हमने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा विशाल संगठन बनाया, और ये लोग जो है बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन हैं किसी भी संगठन को, आंदोलन को खड़ा करने के लिए। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, मेहनत, ये करने के लिए 5 साधन चाहिए। तो ये 5 साधन देने के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से सारे देश भर में जो फुले शाहू आम्बेडकर के आंदोलन से फायदा लेकर पढ़े लिखे लोग हो गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा करने में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा साध्य करने में कामयाब हुए हैं, सफलता हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वो कामयाब होने के बाद अभी हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि अब संगठन बनाने में, इतना विशाल संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं, तो अब इस आंदोलन को सेकंड स्टेज, दूसरे स्टेज में रणनीतिक रूप से रूपांतरित करना जरूरी है। तो अब हमने इसको आंदोलन करने के लिए, अभी मैं बामसेफ बनाने का काम मैंने छोड़ दिया है। तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने छोड़ दिया, उसके बाद ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने संगठन बनाने के बाद में अब आंदोलन को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ईवीएम के मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया। आप लोगों ने सारे देश भर में अपने अपने जिले में इसको किया होगा। और दूसरा मुद्दा जिसके लिए हमने भारत बंद करवाया वो है ओबीसी की जाति आधारित गिनती। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में जो काउंटर रेवोल्यूशन है उसके लिए ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हमने ओबीसी के इस्तेमाल को देखा तो उसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जागरण करने का अभियान शुरू किया। ओबीसी को जागरण करने का अभियान शुरू कर दिया।
और इसका परिणाम ये हुआ कि ओबीसी बड़ी संख्या में हमारे आंदोलन के साथ जुड़ने लग गए। ये जब आरएसएस और भाजपा के लोगों ने देखा तो केवल धर्म के नाम पर ओबीसी के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, तो आरएसएस भाजपा के लोगों को लगा शायद इतना करके ये काम नहीं होगा, ओबीसी को रोकना संभव नहीं होगा, वामन मेश्राम की तरफ जाने से रोकना संभव नहीं होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को, ओबीसी को हमारे तरफ आने को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम रणनीतिक तौर पर आरएसएस के लोगों ने किया। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप जबरदस्ती से इस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं कि बोलने वाले के लोगों को कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ये जीभ है, इसको हड्डी तो होती नहीं है। अगर जीभ को हड्डी होती तो जब जीभ चलती है तो इधर उधर लगती तो खून निकलता तो जीभ चलाने वाले लोगों को लगता है कि अरे जीभ चलाने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो वो जीभ कम चलाता। तो मैं ये जीभ चला रहा हूं, बोल रहा हूं, तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा सारे देश भर में केवल आंदोलन का मुद्दा हमने नहीं बनाया, तो बस्तियों में जाकर, अलग अलग ओबीसी के बस्ती में जाकर उनको जगाने का कार्यक्रम भी चलाया और फिर आंदोलन के लिए उनका मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर इसको लागू किया। ये जब आरएसएस भाजपा के लोगों ने देखा तब उनको लगा कि इतना आसानी से ओबीसी के लोगों को वामन मेश्राम की तरफ जा रहे हैं, केवल मात्र धर्म का नाम लेकर, राम मंदिर का नाम लेकर, मंदिर बनाने का नाम लेकर और हिंदू मुसलमान का मामला उठाकर और बार बार उठाकर। अभी हम इसको रोक नहीं लगा सकते, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी भी नए सिरे से, मंदिर का नए नए तरीके से। अब राम मंदिर हो गया तो दूसरे जगह के मंदिरों का मामला खड़ा कर रहे हैं। वो सारा मामला हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने का मामला है, ताकि ओबीसी के लोगों को, इंक्लूडिंग एससी एसटी के, मगर ज्यादा बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को काउंटर रिवॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। मगर जब उन्होंने देखा कि इतने भर से ये काम पूरा होने वाला नहीं है, ओबीसी केवल इतना करने मात्र से हमारे तरफ जाना बंद कर देगा और डायरेक्ट हमारे साथ आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इसलिए उनको, ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना पड़ा, केवल वादा नहीं, करना पड़ा। अगर आप लोग इस मौलिक सिद्धांत को जानते होंगे कि दुनिया में क्रिया होती है तो ही प्रतिक्रिया होती है, अगर इस सिद्धांत को आप, वैज्ञानिक सिद्धांत को जानते हो या मानते हो, क्रिया होगी तो ही प्रतिक्रिया होगी, क्रिया नहीं होगी फिर भी प्रतिक्रिया होगी, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये नेचुरल बात बता रहा। तो हम क्रिया कर रहे हैं तब तो उसको काउंटर करने के लिए प्रतिक्रिया करनी पड़ी। आप लोगों को याद है या नहीं मालूम नहीं, मगर लाल कृष्ण आडवाणी
जिन्होंने राम रथ यात्रा का कार्यक्रम चलाया था। राम मंदिर के लिए राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने चलाई थी। उसके पहले का रिकॉर्ड अवेलेबल है कि लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते थे। बीजेपी में वो राज्यसभा में चुनकर जाते थे। बहुत खास बात बता रहा हूं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जन नेता नहीं थे। जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी में जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी कभी राज्यसभा में नहीं जाते थे, चाहे चुनाव हार जाए, मगर लोकसभा का चुनाव लड़कर ही लोकसभा में जाते थे। ये रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूं। और लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड है, वो राज्यसभा में भेजे जाते थे। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते थे क्योंकि वो लोकप्रिय नेता नहीं थे। जब उन्होंने राम मंदिर के लिए राम रथ यात्रा शुरू की और राम रथ यात्रा शुरू करने के बाद में पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका विरोध किया कि इससे सारे देश भर में फसाद होंगे। फिर भी आडवाणी ने नहीं माना और राम रथ यात्रा निकाली। निकालने के बाद लोकप्रियता में अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। और लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से लोकसभा में बीजेपी को बहुमत मिला। नहीं तो बीजेपी को 4-5 सीटें मिलती थी। रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड, चुनाव आयोग के साइट का रिकॉर्ड, जाके आप जांच कर लो जो मैं बोल रहा हूं। 4-5 सीटें मिलती थी। आडवाणी ने जब राम रथ यात्रा निकाली उसके बाद एकदम छलांग लगाकर 100 का आंकड़ा, और उसके बाद 200 के आंकड़े से ज्यादा, और उसके बाद फिर उन्होंने आडवाणी की वजह से पूर्ण बहुमत मिला। मगर आडवाणी की वजह से पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के बजाय लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी को प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी सिंधी था, सिंधी है। अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण था। और हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण को प्रधानमंत्री का पद ब्राह्मण के लिए रिजर्व है। ब्राह्मण लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, मगर प्रधानमंत्री पद का रिजर्वेशन उनके लिए है, ऐसा वो मानकर चलते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से यही परंपरा चल रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो ये मानकर चलते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी मेरे पास उम्र है, मैं बाद में भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मगर बाद में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया और आरएसएस के ब्राह्मणों ने रोकने के लिए एक ओबीसी को सामने लाया। आडवाणी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को सामने लाया। ये दूसरी परिस्थिति आपको बता रहा हूं। और इस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को रोकने के लिए एक ओबीसी के आदमी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए सामने लाया गया और फिर उसको गुजरात के मुख्यमंत्री पद से निकालकर देश का डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया गया। ये हमारे सामने इतिहास है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को कंपलसरी रिटायरमेंट कर, उसको कंपलसरी रिटायरमेंट लगा, उसके ऊपर रूल लागू किया कि ये कंपलसरी 75 का रूल जो है वो आडवाणी पर भी लागू करके उसको रिटायर कर दिया। अब वो 75 का रूल मोदी के ऊपर लागू होता कि नहीं होता अभी देखने वाली बात है, क्योंकि मोदी का नंबर भी अभी 75 में लगने वाला है। अभी मोदी ने ही अपने लिए रूल बनाया।
तो मोदी उसका उल्लंघन भी कर सकता है, क्योंकि बोला ये तो मैं दूसरों के लिए बनाया था, ऐसा कर सकता है। मगर मैं आप लोगों को ये बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि किस तरह से इन लोगों ने धार्मिक भावना का, राम मंदिर का और धार्मिक भावनाओं को जगाकर, चेताकर, खास तौर पर ओबीसी के लोगों का, क्योंकि सबसे ज्यादा राम मंदिर आंदोलन की वजह से ओबीसी का झुकाव, राम मंदिर आंदोलन की वजह से ओबीसी का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ हुआ। अब वो भी प्रभाव जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, और हम कम करने में इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमारा नेटवर्क 625 जिलों में पहुंच गया है, और स्थानिक स्तर पर हमारे कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता नहीं है बल्कि प्रशिक्षित और दक्ष कार्यकर्ता है। वो बीजेपी के बस्तियों में जाकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं, और वो उनको ये समझाने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनका केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे रिपोर्ट मिला है, लोगों से फीडबैक मिला है भी कैसे इस्तेमाल। जब हमारा प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी का बनाया गया, वो इस तरह से काउंटर करते थे ओबीसी के लोग जो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। तो लोगों ने मुझे बताया कि वो ऐसा बोल रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है। मैंने कहा हमारे पास हर सवाल का जवाब है, हम तो तभी आगे बढ़ेंगे जब जवाब होगा कि ओबीसी को प्रधानमंत्री जरूर बनाया गया, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला उसको भी करने से रोका जाएगा। अभी 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी को ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाकर, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा जो है वो लागू नहीं कर पाए। हमारे आंदोलन का जब हमने वो भारत बंद करने का ऐलान किया, तो भारत बंद ओबीसी के मुद्दे पर करने का ऐलान किया, तब आरएसएस के लोगों को लगा अब तो ओबीसी के लोग अमन मिश्राम की तरफ चले जाएंगे। फिर उसको काउंटर करने के लिए केवल नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री बनाने से मामला पूरा नहीं होगा, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती 2 साल के बाद करेंगे। तो मोदी को ऐसा कहना पड़ा, ये रिकॉर्ड है। ओबीसी को ये कहना पड़ा कि हम गिनती करेंगे। केवल ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाने से ओबीसी संतुष्ट नहीं होगा, इससे प्रमाणित होता है। ये सारे मुद्दे, सारी बातें ये सिद्ध करती है कि हमारे रणनीति को ध्यान में रखते हुए आरएसएस भाजपा को काम करना पड़ रहा है। ये सारे एग्जाम्पल इस बात का उदाहरण है, ये इस बात के सबूत है। इसका मतलब है कि हम लोग अभी आरएसएस भाजपा के बराबरी में आ गए हैं। अभी हम लोग आरएसएस भाजपा के बराबरी में आ गए हैं, और 2030 तक आरएसएस भाजपा को हम सरपास कर देंगे। तो ये ऐसा बोल 85 ऐसा कहने हो जाएगा? हाँ, ये खुश करने वाली बात है, इसलिए आप लोग खुश हो गए होंगे। और खुश होने के बाद एक खतरा होता है, आदमी खुश होता है, घर में जाके आराम कर लेता है कि अमन मेश्राम ने बोल दिया तो वो कर लेगा। जैसे पहले भी करता रहा है, आज भी वही बोल रहा, वही करेगा, ऐसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि इस तरह से नहीं होगा। ये अभी हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी का काउंटर रिवॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए
यहां बैठे हुए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो ओबीसी को जगाने का काम प्राथमिकता में अपने एजेंडा पर ले ले। देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार का परिवर्तन जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ए रिवॉल्यूशन कर लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा दस्तावेज है, मगर वो अपने आप रिवॉल्यूशन नहीं करता है। संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर इस बात को जानते थे, मानते थे, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 19, संविधान का आर्टिकल 19 देख लो, संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लो, संविधान की कॉपी ले लो, मार्केट में इधर आई होगी हिंदी अंग्रेजी की, तो आर्टिकल 19 पढ़ लो। उसमें 4 धारा का प्रचार प्रसार करने का, संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का, आंदोलन करने का, संविधान के आर्टिकल 19 में ये अधिकार बहाल किया गया है। तो संविधान ने कर लेना चाहिए था, तो संविधान अपने आप नहीं करता। संविधान जिंदा दस्तावेज होने के बावजूद भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब तक संविधान में जो प्रावधान है उसको लागू करने वाला विशाल संगठन का निर्माण आप नहीं करते हो, तब तक लागू नहीं हो सकता। तो 50 साल पहले ये मैं सोचता था, जब तक संगठित शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला, और दूसरे लोग परिवर्तन करेंगे इस पर हमारा यकीन नहीं है। हमें परिवर्तन चाहिए तो ये परिवर्तन हमको ही करना होगा, और हम कब करने लायक होंगे? जब हमारे पास संगठित शक्ति होगी। तो संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमने बहुत लंबा समय लगाया, तो पढ़े लिखे लोगों का विशाल संगठन खड़ा कर दिया। अब इस विशाल संगठन के द्वारा मासेस का संगठन खड़ा करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। इसलिए कई बार हमने भारत बंद के कार्यक्रम पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं बनाए, मासेस को शामिल करने के लिए बनाए। तो आपको अब क्या करना है? मासेस का संगठन खड़ा करना है। भारत मुक्ति मोर्चा मासेस का संगठन है, बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा मासेस का संगठन है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुटेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुटेशन। भारत मुक्ति मोर्चा ये मासेस का संगठन है, तो आपको मासेस में जाकर काम करना होगा। अभी आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझाने का एक तरीका है। पढ़े लिखे आदमी को क्या है, एक एक आदमी को ढूंढकर समझाना पड़ता है, बहुत लंबा समय लगता है, मेरा तजुर्बा है। मासेस को एक एक आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आंदोलन चलाओ तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, और इस तरह से लाखों करोड़ों लोगों का साथ, सहयोग और समर्थन मिलता है। मासेस को इकट्ठा करने के लिए आंदोलन का रास्ता हमने इख्तियार किया है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुटेशन, भारत मुक्ति मोर्चा। तो आपको अभी बामसेफ के जो लोग हैं, उन्होंने समाज के लोगों को वादा किया कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने का काम पूरा करेंगे। वो करने के लिए उनके द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा बनाया गया। तो बामसेफ के लोग जो सैटरडे संडे को उनके पास छुट्टी है, तो उनको गांव में जाना होगा। कैसे होगा ये चेला गांव का संगठन, और चुनाव के लिए चुनाव आयोग 15 लाख बूथ तैयार करता है। एक बूथ में 1000 वोटर होते हैं।
वोटर जो है 18 साल जिसने कंप्लीट किया, ऐसे 1000 वोटर होते हैं और 1000 वोटर के लिए एक बूथ होता है, ऐसे 15 लाख बूथ है। तो हमें अब केवल गांव का संगठन खड़ा नहीं करना है, हमें बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना, उससे भी नीचे बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। कहां कहां बूथ है, तहसील ऑफिस जाओ, वो सारा डॉक्यूमेंट उधर पड़ा हुआ है। विधानसभा के बूथ कितने हैं, लोकसभा के बूथ कितने हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट उधर तहसील ऑफिस में थोड़ा पैसा देकर सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कौन सा नंबर का बूथ है, कौन से गांव में उसका सेंटर है। तो आप बूथ लेवल का संगठन खड़ा कर सकते हैं। एक बूथ 1000 वोटर का होता है। अब इससे भी नीचे संगठन बनाया जा सकता है। ये तो बूथ लेवल का संगठन, भौगोलिक नेटवर्किंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा तजर्बा है, जो जातियां जागृत है, कॉल दे दो आंदोलन का, वो जागृत लोग ही आते हैं। जो जागृत नहीं है वो पहले भी पीछे थे और कॉल देने के बाद भी पीछे रहते हैं, आते नहीं हैं। लाना पड़ता है। लाने के लिए क्या करना होगा? लाने के लिए आपको सोशल नेटवर्किंग बनाना होगा। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में 3 प्रकार के संगठन बनाने होंगे। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में सबसे निचले स्तर के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसका अलग से संगठन बनाओगे। उसका संगठन अलग होगा, उसके कार्यकर्ता अलग होंगे, उसका प्रशिक्षण अलग होगा। तो वो अपने लोगों को 1000 वोटर में अपने लोगों को मोबिलाइज करने का काम करेंगे। शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूह है। 1000 वोटर में 14 सामाजिक समूह है। तो 14 सामाजिक समूहों के ग्रुप बनाने होंगे और उस ग्रुप का कम से कम लोएस्ट एक कार्यकर्ता होना चाहिए, उसके नीचे नहीं हो सकता, एक कार्यकर्ता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप इसको जितने बनने के लिए राजी होते हैं उतने बना सकते हो, मगर 11 तक बना सकते हो, मगर उसने हार्ड कोर कम से कम 3 लोग होने चाहिए। कम से कम 3 लोग हार्ड कोर होना चाहिए। तो वो 3 लोग क्या करेंगे, वहां जो मोस्ट बैकवर्ड या एक्सट्रीम बैकवर्ड है उसको मोबिलाइज करने का काम करेगा। ऐसे 14 सामाजिक समूह 1000 वोटर में होंगे। तो 1000 वोटर में 14 सामाजिक समूह बनाओगे तो 100 वोटर भी एक सामाजिक समूह में कंप्लीटली नहीं होंगे। 100 होते तो 1400 वोट हो जाते। 1000 में ही 14 सामाजिक समूह बनाने पड़ेंगे। मगर इससे क्या होगा? इससे 15 लाख बूथ का संगठन बनेगा, उसके नीचे सामाजिक समूहों का संगठन बनेगा और ऐसे समूह सारे देश भर में 2 करोड़ होंगे। 2 करोड़ सामाजिक समूह होंगे और 2 करोड़ सामाजिक समूह में जब आप आंदोलन करोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर जब कॉल दिया जाएगा तो 10-20 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन होगा और 10-20 करोड़ लोग मैदान में उतरेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा जब आंदोलन आप करोगे
तो हर आंदोलन के बाद संख्या बढ़ेगी, कार्यकर्ता की भी संख्या बढ़ेगी और इस तरह से सारे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन होगा। मगर ये होगा जो बूथ लेवल का संगठन बनाने का कार्यक्रम है, उसके नीचे सामाजिक समूह बनाने का कार्यक्रम है, ये आप अमल करोगे और वो भी 2030 तक करना है। टाइम बॉन्ड है, ये कोई अनएंडिंग नहीं। 50 साल वामसेप को लगाया तो इसको भी 50 साल लगाने का नहीं। ये तो मासेस का संगठन है। लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे और करोड़ों लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। जिन लोगों को लेकर ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों को मोबिलाइज करके वहाँ दिल्ली में पहुँचाते हैं और नरेंद्र मोदी जैसे नामधारी लोगों को प्रधानमंत्री बनाते हैं, आगे भी लोगों को बनाते रहेंगे। मगर अब ओबीसी के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ओबीसी की जाति आधारित गिनती रोकने के लिए बनाया गया। ये जो बात हम कह रहे हैं ये ओबीसी को समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो उधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाने के बावजूद भी ओबीसी का आना इधर शुरू होगा, हो गया है, शुरू हो गया है, उसको समझ में आ रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया ये लगातार समाज में होगी और ये काम आपको लगातार तब तक करते रहना पड़ेगा जब समाज का 52% ओबीसी, जब उसकी जातीय आधारित गिनती बिहार में की गई थी तब वो 64% निकला। तो 52% नहीं है ओबीसी, बिहार में वो 64% निकला। तो हो सकता है सारे देश भर में भी 64% हो। तो ये ऐसे करना होगा। जब आप ऐसा करोगे तो संगठित शक्ति का निर्माण होगा और जब संगठित शक्ति का निर्माण होगा तो संगठित शक्ति के बल पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन 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 ऐसा हम लोग कहते रहने से नहीं होगा। जैसे हमारे लोग अभी भी कई जगह आप लोगों को देखते हैं, मैं रेल में चलते रहता हूं तो मुझे भी दिखाई देता है। पहले लोग एक मनी की माला लेते थे और मनी की माला में एक मनी पीछे सरकाते थे, राम, फिर दूसरा मनी राम, फिर तीसरा मनी राम, फिर चौथा मनी राम 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 राम, ऐसे है ना, आप लोग को मालूम है ना, ए राम राम राम। ऐसा करते करते हे राम हो गए हम लोगों का, हे राम हुआ ना हमारे सामने, हमारा अनुभव है, हमारा तजर्बा है। और इस वजह से हम लोगों को अब ऐसा करने से नहीं होगा। केवल हम लोग केवल बातें करते रहेंगे, स्लोगन देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। संगठित शक्ति बनाने से होगा परिवर्तन। परिवर्तन, राम के जगह परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आपको लगेगा 11 बार बोलूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। संगठित शक्ति से होगा और संगठित शक्ति से जो सामने वाले लोग हैं, जो काउंटर करने वाले लोग हैं, उनका काउंटर करने का काम बंद नहीं होगा। आपके ही लोगों को लेकर वो काउंटर करने का काम करेंगे तो उधर जाने वाली संख्या इधर बहुसंख्य होनी चाहिए। जब तक उधर रहेगी बहुसंख्यांक तो काउंटर रेवोल्यूशन होगा। अगर बहुसंख्या इधर होगी तो रेवोल्यूशन होगा। मैं आपको सारी बारीकियां समझा रहा हूं। ये करना होगा, अपने से नहीं होगा। और इसके लिए आपको फील्ड में जाना होगा और खास तौर पर ओबीसी के अंदर जाना होगा। ओबीसी में भी एमबीसी और ओबीसी 2 जोड़े समूह है और
उनको इन मुद्दों पर जगाना होगा, जोड़ना होगा। हमारे लोग धार्मिक विषयों पर ज्यादा चर्चा करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग आरएसएस भाजपा को मजबूत करने का काम करते हैं। तो जो काम मैं करने के लिए कह रहा हूं वो करो। मैं सोच समझ कर कहता हूं, आप सोच समझ कर नहीं कर रहे हो अपने लेवल पर। इसलिए उपाय क्या है? जितना मैं कहता हूं उतना करो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। अपने दिमाग से करोगे, कर रहे हमारे बहुत सारे लोग, मुझे पता हो रहा है, जानकारी आ रही। धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं तो ओबीसी नजदीक आने के बजाय बीजेपी की तरफ खसक जाता है। फिर बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं वामन मेश्राम धर्म विरोधी है, वामन मेश्राम भगवान विरोधी है, देव विरोधी है। मैं तो देव का नाम भी नहीं लेता, भगवान का भी नाम नहीं लेता, धर्म का भी नाम नहीं लेता। मैं कहता हूं कि हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं है। राजनीतिक इस अर्थ में कि हमें प्रतिनिधित्व ही नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र बगैर प्रतिनिधित्व का हो नहीं सकता। प्रतिनिधित्व है नहीं, एक आदमी हमारी बात नहीं बोलता वहां पार्लियामेंट में। जब एक आदमी नहीं बोलता, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के 131 मेंबर पार्लियामेंट है जो पूना पैक्ट के द्वारा चुनकर जाते हैं। और पूना पैक्ट ने दलाल और भड़वे पैदा किए। ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो मेमोरेंडम उन्होंने संविधान सभा को सुपुर्द किया था, उसमें उन्होंने लिख के रखा हुआ है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में लिख के रखा हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने हमारे एससी एसटी के मेंबर पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया। बीजेपी के लोग ज्यादा उस्ताद है, वो मेंबर पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ज्यादा उस्ताद है, बीजेपी के लोग ज्यादा उस्ताद है, वो प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात जितने जल्दी हमारे लोगों को समझ में आएगी उतने जल्दी नरेंद्र मोदी के प्रभाव से या नरेंद्र मोदी के जो प्रभामंडल है उससे मुक्त हो जाएंगे। और जो बदलाव हम चाहते हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं, आर्थिक बदलाव चाहते हैं, राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, तो इसमें राजनीतिक सत्ता बीजेपी के हाथ में रखी जाएगी, राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के हाथ में रखी जाएगी और हम क्रांति करने में कामयाब हो जाएंगे। ये विचार मूर्खतापूर्ण है। सत्ता कांग्रेस के पास रहेगी, सत्ता बीजेपी के पास रहेगी और क्रांति हम करेंगे। अजीब किस्म की बात है। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं। ये सामाजिक क्रांति को हमको जोर देना चाहिए। तो कैसे होगा? राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण किए बगैर आप किसी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव करने की ताकत राजनीतिक सत्ता में है, पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई कानून बड़ा बदलाव आप देश में लाना चाहते हो तो पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ेगा, तब आपको अलाउ करेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, हाई कोर्ट रोक लगा देगा। ये बातें आप लोगों को समझना होगा। तो इस तरीके से संगठित शक्ति पर आज के तारीख में हमें संगठित शक्ति पर ज़्यादा जोर देना है। और संगठित शक्ति किस लेवल की खड़ी करनी है, मैंने बूथ लेवल और बूथ लेवल से नीचे सामाजिक समूह का बात आपको समझाई। वो काम आप करो। और वामसेप के जो लोग हैं वो सैटरडे संडे को मोटरसाइकिल निकाले और गांव में जाने का काम शुरू करें। और सैटरडे संडे को छोड़कर जो 5 दिन रहते हैं उसमें विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार को अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जाए और 10 बजे के बाद मोटरसाइकिल विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार को दे दे और उसको बोल
कि 6 बजे मुझे वापस जाना है घर में, 5:45 बजे वापस आ जा, बाकी ये मोटरसाइकिल का उपयोग करो। तो तहसील में 1 साल में एक विधानसभा के सारे गांव और सारे बूथ तैयार हो जाएंगे 1 साल में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं ये करना है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, उसके तरीके क्या होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। फिर आपको दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत अभी रही नहीं है, केवल इम्प्लीमेंटेशन करने का मामला है। जो मैंने बताया उसको केवल अमल करने की बात है। और अमल किस लिए करना है? संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए। संगठन बनाओ, परिवर्तन का मेरे ऊपर छोड़ दो, आप संगठन बनाओ, संगठित शक्ति परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। संगठित शक्ति से परिवर्तन होगा, परिवर्तन 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 करने से नहीं होगा, संगठित शक्ति से होगा। इसको मौलिक रूप से समझना जरूरी है।